पहले बड़ी खबर आपको कोटद्वार से हम दे दें, जहां पर उत्तराखंड के कोटद्वार में एक प्रवासी मृत मिला है। उत्तराखंड के कोटद्वार में प्रवासी मृत मिला है। खबर बड़ी है, दिल्ली से टैक्सी बुक करके ये वापस अपने घर लौट रहे थे, लेकिन इस बीच में चेक पोस्ट पर जांच के लिए रोकने पर यह मृत मिला है। टैक्सी ड्राइवर और मृतक का सैंपल ले लिया गया है। ये दिल्ली के होटल में नौकरी करता था बताया जा रहा है और मृत मिला है। ये खबर बड़ी है क्योंकि चेक पोस्ट पर रोका गया और जब चेक किया गया तो एक मृत मिला है। टैक्सी बुक करके ये वापस लौट रहे थे और कोटद्वार में चेकिंग के दरमियान वो मृत मिले हैं। ये खबर बड़ी है, अब जांच की जा रही है। आगे बढ़ रहे हैं, विरोध के बीच चारधाम यात्रा शुरू हो गई है और बद्रीनाथ धाम में 4 श्रद्धालुओं ने दर्शन भी किए। स्थानीय श्रद्धालुओं ने, यानी कि इन 3 जिलों के लोग ही 4 धामों के दर्शन कर पा रहे हैं। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली के तो स्थानीय श्रद्धालुओं ने ही भगवान के दर्शन किए हैं और जिलों के स्थानीय लोगों को ही पूजा करने की इजाजत नहीं है। तो जो पंडा समाज है वो नाराज है। उनकी नाराजगी को दरकिनार करते हुए भी ये निर्णय लिया गया और चारधाम यात्रा स्थानीय लोगों के लिए, ये उत्तराखंड के सभी लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ उन 3 जिलों के लोग ही यात्रा कर पाएंगे और कर पा रहे हैं जिन जिलों में ये धाम स्थित है। देवस्थानम बोर्ड ने चारधाम यात्रा के संचालन पर मुहर लगा दी। अब श्रद्धालु उत्तराखंड के चारधाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के दर्शन कर सकेंगे, मगर फिलहाल दर्शन की इजाजत सिर्फ जिले के स्थानीय लोगों को ही दी गई है। फिलहाल हमने केवल जो वहाँ के हकदारी हैं और जो अन्य पुजारी पंडे हैं और जो वहाँ के जो लोकल श्रद्धालु हैं, जिस जनपद में जो मंदिर है उसी जनपद के फिलहाल श्रद्धालुओं को हमने जिलाधिकारी की अनुमति से वहाँ जाने की परमिशन दी है, एक सीमित संख्या में। तो ये संख्या भी हमने वहाँ की जो कैपेसिटी है, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नॉर्म्स को फॉलो करते हुए जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको ध्यान में रखते हुए हमने 1200 के बद्रीनाथ जी के लिए, 800 केदारनाथ जी के लिए, 600 गंगोत्री जी के लिए और 400 यमुनोत्री जी के लिए, इस तरह से हमने निर्धारित किया है। ये मैक्सिमम संख्या है। इसके अधीन जो जिलाधिकारी अपने स्तर से जो उनके पास आवेदन जनपद से आएंगे उसको देखते हुए उनको अपने स्तर से अनुमति प्रदान करेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित भी यात्रा शुरू करने के विरोध में है और इनका कहना है कि प्रदेश सरकार ऐसे वक्त में यात्रा शुरू करे जबकि इन धामों में कोरोना से बचाव के कोई इंतजाम ही नहीं है। ऐसे में तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि वो यात्रा को शुरू होने नहीं देंगे। देवस्थानम बोर्ड ने धामों के लिए जो है यात्रियों की संख्या निर्धारित कर दी गई है, जो कि इस परिस्थिति में सरासर अनुचित कार्य है। एक और जो है प्रदेश में संक्रमण जो है बढ़ता जा रहा है और उत्तराखंड सरकार ये गलत निर्णय लेकर के इस कोरोना को जो है धामों में पहुंचाना चाहती है। और हमारी जो सिर्फ 5 मंदिर समिति गंगोत्री में है, हमारा देवस्थानम बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ तीर्थ पुरोहित चारधाम यात्रा के विरोध में है, तो वहीं केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए प्रशासन की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रशासन का यह कहना है कि फिलहाल रुद्रप्रयाग जिले से ताल्लुक रखने वाले लोगों को ही केदारनाथ की यात्रा पर जाने की इजाजत दी जाएगी। जनपद स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि 30 जून तक यात्रा को हम जनपद के स्थानीय निवासियों हेतु ही सीमित रखेंगे। इसमें क्योंकि संख्या के मानक निर्धारित किए गए हैं देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से, उस पर निगरानी बनाए रखने के लिए और एक निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्ति उस रूट में प्रस्थान या आवागमन न करें किसी निर्धारित तिथि पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की और इस दौरान पीएम ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्माण कार्य से जुड़ी हुई जानकारियां हासिल की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री जी के एक
जो भाव हैं प्रधानमंत्री की, जो भावना है वो केदारनाथ के प्रति सबको मालूम है। और उन्होंने जिस प्रकार से एक शुरुआत करके और केदारनाथ में एक अवस्थापना सुविधाओं का विकास इतना ज़्यादा किया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक जो भावना रहती है, तो प्रधानमंत्री जी आज वो सारी देखने के बाद और क्या अच्छा हो सकता है, क्या दिशा निर्देश मिलेंगे, उसके अनुरूप हम काम करेंगे। जहाँ तक पैकेज का सवाल है, सभी राज्यों को पैकेज लगातार मिले हैं, हमें भी मिला है। 1,70,000 करोड़ में से हमें काफ़ी हमारी जनता को फ़ायदा हुआ है। 20 लाख करोड़ में से भी हमारे MSME है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, इन सब में भी हमें प्राप्त होगा। उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शुरुआत में लगा था कि प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए बेहतर इंतजाम है, मगर अब स्थिति बिल्कुल उलट है। अच्छा होता कि प्रदेश सरकार पड़ोसी राज्य हिमाचल से ही कुछ सीख ले लेती। उत्तराखंड में प्रवासियों के प्रदेश लौटते ही कोरोना मीटर इतनी तेजी से घूमा कि अब रुके नहीं रुक रहा है। अब कोई ऐसा दिन नहीं जब कोरोना के मामले तेजी से ना बढ़ रहे हैं। सरकार के पास फिलहाल ये तक आंकड़ा नहीं है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं वो दूसरे राज्यों से ही कोरोना से बीमार होकर लौटे थे या फिर उन्हें बाद में कोरोना हुआ। जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसे लेकर प्रदेश सरकार की रणनीति फेल नजर आ रही है। पड़ोसी राज्य हिमाचल से भी उत्तराखंड सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। अब आपको बताते हैं कि हिमाचल ने आखिर ऐसा क्या किया जिसके आगे कोरोना बेबस हो गया। कोरोना की दस्तक के साथ ही हिमाचल में सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर घर जाकर लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की। शुरुआत में प्रवासियों के राज्य में एंट्री पर रोक रखी गई। पीएम के आह्वान पर प्रवासियों को आने दिया गया, मगर सभी संदिग्धों को तभी घर भेजा गया जब उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। घर भेजे गए प्रवासियों के घरों पर क्वारंटीन का नोटिस चस्पा किया गया। वहीं उत्तराखंड की अगर बात करें तो जब प्रवासी वापस लौटे तो उनको होम क्वारंटीन कर दिया गया और इतनी अहम जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों के कंधों पर डाल दी गई। यही वजह है कि उत्तराखंड में लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले आते रहे हैं और ऐसे में संख्या बड़ी हो गई है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर उत्तराखंड से कहां चूक हुई। कोरोना की दस्तक के बाद भी उत्तराखंड में सब कुछ सामान्य तरीके से चलता रहा। स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर थर्मल स्क्रीनिंग नहीं की। प्रवासियों के लौटने पर भी सभी को होम क्वारंटीन कर ग्राम प्रधानों पर जिम्मेदारी छोड़ दी गई। रेड जोन और हाई रिस्क वाले इलाकों से आने वाले प्रवासियों को भी संस्थागत क्वारंटीन नहीं किया गया। कई संदिग्धों की रिपोर्ट लेने के बावजूद भी उन्हें होम क्वारंटीन में भेज दिया गया। गांव की पंचायत घरों में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर्स में परिजन भी प्रवासियों से मिलते रहे। इसके साथ ही हिमाचल के लोगों ने भी कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ दी। हिमाचल प्रदेश के कृषि और जनजातीय कल्याण मंत्री रामलाल मारकंडा को स्थानीय लोगों ने लाहौल स्पीति जिले में एंट्री करने से रोक दिया। लोगों के विरोध की वजह ये थी कि मंत्री प्रदेश में अलग अलग स्थानों का दौरा कर रहे हैं, लिहाजा वो उन्हें क्षेत्र में एंट्री की इजाजत नहीं देंगे। ऐसे में मंत्री जी को उल्टे पांव लौटना पड़ा। एक हिमाचल की तस्वीरें हैं तो वहीं आप उत्तराखंड की हालत देखिए। पहले मंत्री सतपाल महाराज ने पूरी सरकार को खतरे में डाला, फिर भाजपा विधायक राजकुमार ठुकराल ने लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन किया। अभी कुछ रोज पहले ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत रामनगर में आम लोगों के बीच पहुंच गए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार और भाजपा नेता कोरोना को लेकर कितने गंभीर हैं। उत्तराखंड और हिमाचल दोनों ही राज्यों में करीब बराबर की संख्या में ही प्रवासी वापस लौटे हैं। उत्तराखंड में 1.25 लाख के करीब प्रवासी वापस लौटे हैं, लेकिन लगातार संख्या में यहाँ पर इजाफा हुआ है।
अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कोरोना मरीजों की संख्या कहां पर जाकर रुकती है और उसके बाद किस तरीके की स्थिति प्रदेश में बनती है। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। लगता नहीं है कि उत्तराखंड में गैरसैंण का मुद्दा कभी सुलझ पाएगा, या फिर यूं कहें कि राजनीतिक दल खुद ही नहीं चाहते हैं कि यह मुद्दा सुलझ जाए। फिर उनकी राजनीति किस बहाने चमकेगी? गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के बाद भी नेताओं की जुबान पर ताला नहीं लगा है। अगर किसी राज्य की सरकार ये ना बताए स्थायी राजधानी कहाँ है तो ग्रीष्मकालीन हो ही नहीं सकती। स्थायी राजधानी के बाद ही दूसरी राजधानी पर विचार हो सकता है। ये जो हमारे राज्य बनने में जो शहादतें दी है, 42 शहादत हुई है इस उत्तराखंड राज्य बनाने में, ये उनका अपमान है। गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद भी इस पर चल रहा गतिरोध थमा नहीं है। विरोधी दलों के पास अब मुद्दा इस बात का है कि सरकार पहले ये बताए कि प्रदेश की स्थायी राजधानी कहां है। जम्मू कश्मीर के बाद उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास 2 राजधानी है, लेकिन अस्थायी राजधानी एक भी नहीं। विपक्ष तमाम सवाल उठा रहा है और विपक्ष का सवाल है सरकार से कि सरकार को ये बताना चाहिए कि अस्थायी राजधानी कहाँ है। कांग्रेस लगातार कह रही है और उत्तराखंड क्रांति दल, जिसने उत्तराखंड के सृजन में एक बड़ा योगदान दिया, उसका कहना यह है कि गैरसैंण को असली राजधानी और वास्तविक राजधानी बनाना चाहिए, चूंकि वही जनभावनाओं का केंद्र है। दरअसल भराड़ीसैंण में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है। इस हिसाब से देखा जाए तो अब उत्तराखंड की 2 राजधानी हो गई हैं। यूकेडी, जो प्रदेश के लिए हुए आंदोलन के समय से क्षेत्रीय दल के रूप में सक्रिय रही, उसका कहना है कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में 2 राजधानी बनाना ठीक नहीं है। जो सरकार ने निर्णय लिया है ये बहुत गलत है, क्योंकि छोटा सा तो राज्य है और इस राज्य के अंदर 2 राजधानी बनाने का क्या औचित्य है। और अब तक जो है वो देहरादून में राजधानी चला रहे थे इलीगल, उस पर तो कोई नोटिफिकेशन हुआ नहीं। और हम चाहते हैं कि देहरादून का पूरा सेटअप जो है वो गैरसैंण में, भराड़ीसैंण में होना चाहिए। और ये ग्रीष्मकालीन की बात है, ये बहुत गलत है। ये तो सैर सपाटे के लिए सरकार ने बात की है। गैरसैंण में सूबे की स्थायी राजधानी की मांग पुरानी है। भाजपा और कांग्रेस ने गैरसैंण को राजधानी बनाने का सपना भी दिखाया, मगर ये राजनीतिक मुद्दा ही बनकर रह गया। कि एक राजधानी को रन करने के लिए, एक सरकार को रन करने के लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, और उस अवस्थापना पर खर्च करने के लिए एक मोटी धनराशि किसी भी राज्य को चाहिए होती है, ताकि राजधानी के रूप में आकार ले सके और वो लगे वो किसी सूबे की राजधानी है। तो राज्य की त्रिवेंद्र सरकार को गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन कैपिटल बनाने के लिए घोषणा के बाद और गजट नोटिफिकेशन के बाद एक अच्छी खासी रकम का इंतजाम करना होगा, जिसके बाद गैरसैंण राजनीतिक तौर पर अपना वजूद और ऊपर उठाएगा और वो एक राजनीतिक राजधानी के तौर पर उभर कर सामने आएगा। अब जबकि भाजपा सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया है, कांग्रेस ने इस मुद्दे को नए सिरे से हवा दी है। हम ही लोगों का बनाया हुआ था, उसने सुविधा लगी उसे घोषित कर दिया। ये भी तो बताए भारतीय जनता पार्टी स्थायी राजधानी कहाँ होगी। अरे स्थायी राजधानी की जगह तो बतानी होगी। तो एक तरह से उनका निर्णय ही गलत और जनता को धोखा देने वाला और अपने को भी धोखा दिया। गैरसैंण राज्य आंदोलनकारियों की मूल भावनाओं से जुड़ा हुआ है, लिहाजा राज्य आंदोलन से जुड़े लोग सरकार के फैसले से सहमत नहीं हैं। सरकार को रोड मैप, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे खड़ा करेंगे, कितने समय के अंदर ये सब कुछ पूरा होगा, रोड मैप क्या है, आपने डिक्लेयर तो कर दिया। नोटिफिकेशन, साइन बोर्ड, शिलापट, शिलान्यास तक अगर ये मामला खाली अटका रहा तो इसके बड़े विपरीत परिणाम भी होंगे, क्योंकि गैरसैंण उत्तराखंड की जन भावनाओं से जुड़ा हुआ बहुत ही भावुक, संवेदनशील और व्यवहारिक मुद्दा है। इसी साल मार्च महीने में गैरसैंण में हुए बजट सत्र के दौरान सीएम ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। तमाम तरह की अपेक्षाएं राज्य हमसे आज कर रहा है, और इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि गैरसैंण, भराड़ीसैंण ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी।
मगर बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना देने भर से ही राज्य आंदोलनकारियों का सपना पूरा हो जाएगा? जिन उम्मीदों और कल्पनाओं को लेकर प्रदेश के लोगों ने अपनी जान तक दे दी, क्या त्रिवेंद्र सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है? देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क से बाघ के हमले की एक ऐसी तस्वीर, खतरनाक तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपका कॉर्बेट में पहले कभी आपको इस तरह का वीडियो आपने नहीं देखा होगा। बाघ कॉर्बेट का राजा है। यहां अगर किसी की हुकूमत चलती है तो वो है टाइगर। कॉर्बेट में बाघ के आगे किसी की नहीं चलती है। कॉर्बेट में बाघ कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप हाल ही की इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। ढिकलुई गांव में एक बाघ ने 2 मवेशियों पर हमला कर दिया। इस वीडियो में देखिए, मवेशी की जान लेने के बाद बाघ उसे जंगल के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा है। मगर चढ़ाई ज्यादा होने की वजह से वो मवेशी को जंगल के अंदर खींचकर नहीं ले जा पा रहा है। मगर बाघ हार नहीं मानता और उसकी कोशिश जारी रहती है। आखिरकार वो इस मवेशी को खींचकर जंगल के अंदर ले ही जाता है। टाइगर ने 2 मवेशियों को मारा और वैसा ऐसा दिखने में कम आता है कि जब टाइगर मवेशी को निवाला बनाता है, और इसके कुछ रीज़न है, वो रीज़न हमें समझने पड़ेंगे। जब टाइगर काफ़ी भूखा होता है तब उसको ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं, क्योंकि टाइगर अपना में शाही एनिमल है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसम कहते हैं, तो सर्वाइवल के लिए कभी भी टाइगर को ऐसा करना पड़ता है। हाँ, एक बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि लोग कह रहे हैं कि घायल है। जो चोट उसके नाक पे जो दिखाई दे रही है वो चोट 1 साल पुरानी है, तो पूर्ण रूप से स्वस्थ है और सही सिचुएशन में है। कॉर्बेट पार्क में बड़ी संख्या में बाघ पाए जाते हैं। जंगल सफारी के दौरान भी कई बाघ सैलानियों पर हमला कर देते हैं। इसलिए कॉर्बेट में सफारी के दौरान हरदम चौकन्ना रहने की जरूरत पड़ती है। रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। असल में हमारा घर